व्हाट्सअप गाइस। सो फाइनली आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं अपन लोग का फिर से आज वो बहुत दिनों की बात तो नहीं, 24 घंटे के बाद हमारा फिर से। यस। तो कैसे हो तुम लोग? कैसे हो पहले ये बताओ। सुबह तो पढ़ाई लिखाई की बातें अपन करते ही रहते हैं दिन भर, 1 1.5 घंटे तो हम लोग कर ही लेते हैं उसके बाद। बट पहले ये बताओ कि तुम लोग हो अच्छी चल रही है जिंदगी, अच्छा खा रहे हो या भी खत्म ऑलमोस्ट तुम्हारी हो गई, तुम्हारा हॉलीडे वक्त हुआ या नहीं? या तुम लोग वो धुरंधर में से हो जिसको अपना हॉलीडे होमवर्क बिल्कुल जो 40 दिन की छुट्टियां बची हो 4 दिन में अपना कंप्लीट, कहीं घूम घूम के आए, कहीं वेकेशन पे गए? बताओ, सब कुछ बताओ, सब कमेंट में बता देना, ठीक है? बस फिर से लाइव क्लास नहीं ऑर्डर्ड है तो आई अज्यूम तुम लोग कहीं वेकेशन पे गए होगे, मतलब या तो कहीं घूमने गए होगे या तो नाना नानी के घर, दादा दादी के घर, है ना? हॉलीडे होमवर्क भी एटलीस्ट कर लिया होगा, ऐसा ना हो कि तुम 1 जुलाई या 2 जुलाई को स्कूल ज्वाइन करो, उस दिन डांट पड़ जाए मैं अपनी मैम से, ना? हमारी मैम बोले बेटा अब तक holiday है, तो तुम्हारी मैम बार बार उसका रिपीटेड रिमाइंडर तुम्हें, ना? तो वो सब चीजें प्लीज, वो सब हरकतें अभी मत करना। अपना हॉलीडे होमवर्क अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। क्या तो कर लो अभी, ठीक है? अगर मेरी बात करो सो मैं भी हूँ, चल रही, अब चल रही है, मतलब ऐसा चल रही है, काट रही हूँ, आई एम एंजॉइंग इट, ठीक है? तो एज यू कैन सी, हाँ, मैंने अपना एक नया हेयर मेकओवर हुआ है मेरा, बहुत लंबे थे और थोड़े गर्मी बहुत है, गर्मी में ना लंबे बाल रखना बहुत पॉसिबल नहीं है। तुम लोग मेरे बाल भी देख सकते हो। नए नए बाल हैं। तो टुडे इट्स माय हेयर डे, गुड हेयर डे, माय हेयर डे। तो आई होप अब तुम लोगों ने फाइनली, अगर हम लोग अब पढ़ाई के बारे में बात करें तो जैसे तुम लोगों को ऑलरेडी पता है हमने चैप्टर 1 शुरू कर दिया है। चैप्टर 1 में हम लेक्चर्स हमने ऑलरेडी खत्म भी कर लिए, है ना? मैंने कल की क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट चीज पढ़ाई थी, दैट वाज इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। पहले एक छोटा सा रिकैप हम लोग करते हैं कि क्या क्या किया था, ठीक है? तो हम लोगों ने कल क्या क्या किया, ओके? तो हमने कल यहाँ पॉपुलर नोशन अबाउट डिसिप्लिन साइकोलॉजी से शुरुआत करी, जहाँ पर हमने ये बात करी थी कि हर कोई, हर अपने आजू बाजू से एक्सप्लेन करने की बहुत कॉमन सेंस अपनी थ्योरी बनाते हैं। कोई भी चीज हो रही है अपनी थ्योरी वो बनाते हैं, भले ही वो हमारे साइकोलॉजिकल लिटरेचर से हो या ना हो, उसमें लिखी हो या ना हो, वो सही हो या ना हो, फर्क नहीं। उस इंसान को गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है? शायद गर्मी बहुत ज्यादा है, शायद उसने क्या कर लिया, शायद वो नेचर ही उसका ऐसा है, हमें कुछ नहीं पता। हम उसको अपने तरीके से हम उसका बिहेवियर को कॉजेस निकाल लेते हैं और फिर उसकी एक्सप्लेन। तो यहाँ पे एक्चुअली जरूरी नहीं है हम लोग एज अ लाइक, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना साइकोलॉजिस्ट, ठीक है? हम लोग के सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी अपना प्रॉब्लम लेके आता है, एडवाइस देने लग जाते हैं। हम उन्हें कोई उनका बता देते, अच्छा ये तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐसा तुम्हारे साथ पहले हुआ था, या ऐसा कुछ किया। हम बिना सोचे बहुत कम चीज को उनकी चीज को एट्रीब्यूट कर देते हैं कि इसका इस बिहेवियर का रीजन ये है, भले ही सही हो या ना हो। हमने उसको वेरीफाई नहीं किया एज अ साइकोलॉजिस्ट। वो ऑलरेडी वो कोई भी चीज तभी बिलीव करेगा जब वो कोई भी चीज वेरीफाइबल होगी, वो कोई भी चीज टेस्टेबल होगी, प्रूफ होगा, एविडेंस होगा, है ना? मैं हमने ये वाली बात करी थी, साइकोलॉजी एज अ साइंस। तो साइकोलॉजी एज अ साइंस करता है जो प्रूफ बेसिस पे है, और पॉपुलर नोशन के हिसाब से वो भी हमें ठीक लगता है, हम उसकी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और हर हम भी हमारे पास 2 या 3 एक्सप्लेनेशन होती है, रेडी एक्सप्लेनेशन,
जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल था कि मान लो तुम्हारा एक बहुत करीबी दोस्त है, वो तुमसे दूर चला गया एज़ इन कोई और स्टेट चला गया, कोई और सिटी या कोई कंट्री चला गया है पढ़ने के लिए कुछ भी। तो पढ़ने के लिए चला गया या उसके फादर का ट्रांसफर हो गया है या कुछ भी। अब हमारे पास 2 पॉसिबल फर्स्ट ऑफ ऑल आउट ऑफ साइट आउट ऑफ है और दूसरा है कि makes the heart distance makes the heart grow fonder मतलब and it grow more stronger ऐसा कुछ। तो ये दो एक्सप्लेनेशन डिपेंड करेगा कि तुम्हारा आज का तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा दोस्त तुमसे, मान लो तुम्हारे दोस्त के दूर जाने के बाद तुमने एक नया दोस्त बना, तुम्हारा पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या होगा, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। मतलब जा चुका है तो ठीक है, मतलब ऐसा कुछ वो वाली बात नहीं थी, अब जा चुका है तो मेरे दिमाग से भी ऐसा। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड मतलब अब नहीं, यहाँ पे नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये हुआ पहला केस। दूसरा केस हुआ उसके जाने के बाद तुम कोई और नया दोस्त बना रहे हो, वो तुम्हारा बहुत करीबी दोस्त था, ठीक है, तो तुम कोई नए दोस्त को नहीं बना पा रहे हो और इसलिए क्योंकि तुम नए दोस्त बना पा रहे हो तो तुम ऐसा कुछ सोचोगे कि अगर हम लोग दूर है ना तो दूर रहने से हमारे बीच प्यार है, हमारे बीच का जो रिलेशन वो ग्रो करेगा। ये सोच के चलो, ये तुम्हारा एक एक्सप्लेनेशन है दूसरे के लिए। अगर तुम्हारा कोई नया दोस्त, तो हमारे पास हर चीज का एक रेडी एक्सप्लेनेशन है, भले ही वो वेरीफाइबल हो या ना हो। ये कॉमन सेंस थ्योरी को हम लोगों ने और आगे में जाके पढ़ा था और इस चीज पर वेक थी, वेक नाम की एक साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने एक स्टडी करी थी जहां पर कॉमन सेंस का एक, जहाँ पे कि मैंने बाद में गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो परेशान हो जाती हूँ गर्मी, तो सभी होते हैं, मतलब मुझे अजीब मिच-मिच हो जाती है, ठीक है? तो यस, वेग की हम बात कर रहे हैं। वेग जो साइकोलॉजिस्ट क्या है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कॉमन सेंस थ्योरी को, जो हमारा कॉमन सेंस है, उसको चैलेंज किया। तो एक कॉमन सेंस ये कहता है, जभी भी कोई डिफिकल्ट टास्क हम देते हैं और वो फेल हो जाता है, तो उस इंसान को डिफिकल्ट टास्क पे एक्सेल कराने के लिए हमें सबसे पहले उसको इजी प्रॉब्लम देनी चाहिए। पर जो वो प्रॉब्लम देते 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 उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, वो एक अच्छे कॉन्फिडेंस पे पहुंच जाता है, फिर हमें उसको डिफिकल्ट देना चाहिए क्योंकि उसका ऑलरेडी कॉन्फिडेंस है, तो वो अब डिफिकल्ट प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेगा। कॉमन सेंस थ्योरी कहती है, कॉमन सेंस है, एक बार तुम्हें आसान चीजें अच्छे से समझ ली तो तुम मुश्किल चीजें भी समझ, कॉमन सेंस। लेकिन क्वेक ने इसको टेस्ट, उन्होंने इसको मेजर करके देखा कि क्या ऐसा सच ही होता है या नहीं। जब उन्होंने ऐसा टेस्ट किया तो उन्होंने इस टेस्ट को करने के लिए दो ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, दोनों ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन से एक ग्रुप और दूसरे को एक टास्क दिया, मैथ्स प्रॉब्लम की, उनको 25 डेज दिया और दूसरे ग्रुप को उन्होंने और डिफिकल्ट मैथ्स प्रॉब्लम का एक मतलब वो दिया, एक मिक्स मिक्स था, मिक्स ऑफ इजी एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम था और उस दोनों को 25 डेज के लिए ट्रेन किया गया। सेकंड ग्रुप, जब उनका ट्रीटमेंट खत्म हुआ, जब 25 डेज खत्म हुई, तो ग्रुप को एक नए सेट ऑफ मैथ्स प्रॉब्लम दिए गए टेस्ट करने की। तो ऑब्वियस ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था, फर्स्ट ग्रुप वाले जो वो ज्यादा अच्छा करेंगे, वो इजी, ज्यादा कॉमन सेंस हिसाब से उनको ज्यादा उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो वो डिफिकल्ट भी कर लेंगे। नहीं हुआ। जिन बच्चों को, जो फर्स्ट ग्रुप के बच्चे थे, उनके अंदर फेलियर ज्यादा मिला। अंदर फेलियर ज्यादा क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने डिफिकल्ट प्रॉब्लम को देख के गिव अप कर दिया। उन्होंने डिफिकल्ट प्रॉब्लम देख के हार मान ली, उन्होंने कहा हमसे। लेकिन सेकेंड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन ने एक्सेल किया, उन्होंने इस टेस्ट को पास किया। क्यों?
क्योंकि उनकी ट्रेनिंग पीरियड के दौरान जब उनको ईज़ी और डिफिकल्ट टेस्ट ईज़ी और डिफिकल्ट क्वेश्चंस दिए जा रहे थे, दौरान वो लोग डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर पा रहे थे, सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो ड्वेक ने वहाँ पे उनको यही कहा था, तुम्हारे फेलियर का रीज़न यही है कि तुम बहुत आसानी से गिव अप कर देते हो, बहुत आसानी से हार मान लेते हो। तुम्हें ट्राई करते रहना पड़ेगा। यू हैव टू कीप ट्राइंग, डोंट हैव टू गिव अप एंड यू हैव टू ट्राइंग। उन्हें ये तो इसी वजह से क्योंकि बच्चे 25 बात पे अड़े रहे, बात पे उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया, इसी वजह से वो इस टेस्ट को, सेकंड टेस्ट जो उनको बाद में जो मिला था, उसमें इन लोगों ने काफ़ी एक्सेल किया। तो फेलियर का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है लैक ऑफ एफर्ट। जब हम कोशिश करेंगे, जब हम गिव अप कर देंगे, मुश्किलात हमारे सामने आएँगी, मुश्किलें हमारे सामने, और अगर हम उसको गिव अप कर देंगे पर तो हम हमेशा फेल कहलाएँगे, फेलियर ही कहलाएँगे। हमेशा हम उसी फेल ही होंगे, कोई नई बात नहीं। इसका मतलब ये होता है हार्ट को, मुश्किलों को जो हमारे लिए है, जो हमारे लिए पहाड़ जैसी, हमें उनको सॉल्व करना होगा। उनसे एस्केप करना, उनको अवॉइड करना, उनसे भाग जाना नॉट अ एक बात तुम हमेशा समझ के चलो, साइकोलॉजी ऑल अबाउट यू, साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट अस, इट्स ऑल अबाउट आवर लाइफ, हमारी जिंदगी के बारे में। तो हमारे जिंदगी सारी चीज रिलेटेड ये स्टडीज से मैं सारी चीज यहाँ पे आई है। कब करना मोटिवेशन है, तो हर किसी को कभी ना कभी हार्ड प्रॉब्लम है, हार्ड सब्जेक्ट है, हो नहीं रहा है, कैसे करूँगी? क्योंकि अगर तुम होगे, हाँ, तुम्हारे एक्सक्यूज़ हो सकते हैं, या तुम्हारे हाथ में कुछ है, हाँ, कर सकती हो। जब तक उस चीज़ में तुम्हें सफलता नहीं मिली, आज नहीं हो रहा है, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, तरसों होगा, 1 हफ्ते के बाद होगा, 1 महीने के बाद होगा, लेकिन होगा। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म, तुम्हारा, तुम अगर साइंस बैकग्राउंड हो या कॉमर्स में तुम अकाउंट्स का तुम्हें कुछ लाइक अगर ह्यूमैनिटीज में पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें कोल्ड वॉर क्या होता है, ये क्या होता है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं तुम उसको कब कर दो। इसका मतलब ये है आज पढ़ के समझ में आ रहा, तुम कल उसको, कल भी नहीं है, परसों पढ़ोगे, 1 महीने पढ़ोगे, लेकिन तुम गिव अप नहीं, तुम हार नहीं मानो, ठीक है? क्योंकि कभी भी तुम फेल करोगे, इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एफर्ट। तुम्हारे एफर्ट्स में कमी थी कि तुम रिलैक्स, तो मतलब ये मैं नहीं कह रही हूँ, ऑलरेडी हुई स्टडी के जरिए हम छोटी सी छोटा सा एक मोटिवेशन इस क्लास के शुरुआती एक कि कभी तप नहीं करना है, कभी हमेशा ट्राई करते रहना है। और भी कॉमन सेंस होते थे, एंड पुरुष हैं उनका दिमाग, पुरुष जो है औरतों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, या औरतों से ज़्यादा कार एक्सीडेंट या कोई भी रोड एक्सीडेंट औरतों से ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेन। तो दोनों जब उस पर भी एम्पिरिकल स्टडी हुआ था, तो ये दोनों फैक्ट भी गलत साबित हुए। और भी एक और कॉमन सेंस ये बिलीव था कि जब भी हम एक लार्ज ऑडियंस के सामने कोई परफॉर्मेंस, हमारा परफॉर्मेंस गलत, हमारा हम अच्छे अपना बेस्ट नहीं, हम अच्छे परफॉर्म नहीं, साइकोलॉजी में स्टडी, सोशल साइकोलॉजी में इसको सोशल एजुकेशन, जहाँ पर तुम्हारा, जब तुम जो तुम परफॉर्म करने वाले
अगर तुम्हारे परफॉर्मेंस के बारे में तुम्हें सब कुछ पता है, तुमका हर एक एंगल पता है, तुम उस हर एक स्टेप्स को अपने आप में समा लिया है, तुम्हें अपने परफॉर्मेंस के बारे में सब पता है, तुम क्या परफॉर्म करने वाले हो, कैसे करोगे, क्या है, क्या अगर तुम डिबेट है तो तुम्हें क्या बोलना है, तुम्हें सब कुछ पता है। तुम्हें अगर डांस करो तो तुम्हें सारे अपने मूव्स पता है ना? तुम्हें सारा ये पता है कि तो इस गाने के इस में तुम्हें ऐसे परफॉर्म करना है। तो जो भी तुम्हारा परफॉर्मेंस, जब तुम्हें उस बारे में सब कुछ अच्छे से पता होता है, जब तुमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी है, तो लोगों के प्रेजेंस तुम्हारा परफॉर्मेंस और ज़्यादा निखर के आता है और ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि ये डर के वजह से तुम्हारे अंदर दिमाग में डर होता है लोगों का इवैल्यूएट। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सब मुझे इवैल्यूएट कर रहे हैं ना, तो उसको एक इवैल्यूएशन एप्टिल कहते हैं। वो जब तुम बाद में पढ़ोगे तो इवैल्यूएट कर रहे हैं, उस डर से अच्छा परफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में अगर तुम कोई स्टेट में जाओ, कोई या जैसे कोई तुम्हारा डांस कॉम्पिटिशन तुम्हारे सामने स्कूल में देख रहा होता है, वहाँ पे कोई भी गलती करने की गुंजाइश नहीं छोड़ते और तुम बहुत अच्छी प्रैक्टिस में न जाने कितनी गलतियां करी हो, लोगों के सामने तुम गलती भी, अगर तुम ऐसा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पार्ट लेते हो तो नोटिस किया होगा। प्रैक्टिस के दौरान भले ही कितनी गलतियां करो, या जब मेन परफॉर्मेंस होता है, जब मेन तुम्हारा परीक्षा होती है, जब एक्चुअली लोगों के सामने परफॉर्म करते हो, छोटी सी भी गलती नहीं, पता है मुझे पूरा स्कूल देख रहा है, बच्चे, अगर पेरेंट्स को आते हैं, पेरेंट्स, स्कूल अथॉरिटी, सब मुझे, एवरीवन, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे हर कोई तुम्हें देख, तुम बहुत अच्छा, जब तुम्हारा परफॉर्मेंस निखर के आता है, ठीक है? ये भी कॉमन सेंस बिलीव के अगेंस्ट। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो जरूरी नहीं कॉमन सेंस तो सही है, बहुत चीजें होती है जो गलत भी है। और भी ये साइकोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर्स, तांत्रिक या जो पाम रीडर्स के पास हम जाते हैं कभी कभी, हमारा भविष्य, हमारी जिंदगी, हमारी अगर सभी चीज जो हो, तो साइकोलॉजिस्ट से अलग कैसे हो, साइकोलॉजिस्ट इससे अलग कैसे हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स, तांत्रिक और पाम रीडर्स जिस हैं कोई भी वेरीफाइबल नहीं, वो कोई भी फैक्ट फिनोमिनन के है, वो तुमको हर चीज बता दोगे, मतलब अपनी पूरी जन्म कुंडली बता दोगे, उससे वो उनके कुछ बता देंगे। लेकिन साइकोलॉजिस्ट हर चीज सोच समझ के सिस्टमैटिकली हर चीज को टेस्ट करते हैं, हर फिनोमिना को टेस्ट करते हैं अबाउट यू, तब वो तुम बताते हैं, तभी तुम वो चीजें एक्चुअली सही हो लोगों के ऊपर अप्लाई होती है, हम उस चीज को ज्यादा मानते हैं। तो पॉपुलर नोशंस में नहीं पढ़ा था, बाद हम एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी पे आ गए थे, जहां पर ने शुरुआत करी थी कि पहले हमारा प्रिंसिपल आया जो विलियम वुंड दिया था, कैसे दिया था 79 में, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लेipzig फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी एस्टैब्लिश करी थी। ही वाज मोर इंटरेस्टेड ऑफ ऑन, जो भी तुम कर रहे हो, जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, वो स्ट्रक्चर्स में ब्रेक डाउन करके पढ़ना उनकी खासियत थी, उनका पेशा था। वो कैसे वो पढ़ सकते थे, तो ये मेथड था इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन तक तो ठीक था, लेकिन बाद में इस स्कूल को एक्चुअली काफी लिमिटेशंस ये आए थे कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड हम यूज कर रहे हैं वेरीफाइबल, उसको वेरीफाई नहीं किया। ये आ गया एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। जैसे ही खत्म हुआ, साथ फंक्शनलिज्म स्कूल आया, स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म साथ आया, दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस, दोनों एक ही है। तो फंक्शनलिस्ट फाउंडर थे विलियम जे,
उन्होंने ये देखने की ये जो था जो साइकोलॉजी लैबोरेटरी एस्टैब्लिश करी थी कहाँ केम फंक्शनली स्कूल ये मानता था ये मानना था कि ब्रेन क्या मतलब वो माइंड क्या है नॉट ब्रेन माइंड क्या है और माइंड कैसे फंक्शन माइंड हमें कैसे हेल्प करता है एनवायरनमेंट में फंक्शन करने तो फंक्शनलिस्ट का एम स्ट्रक्चरलिज्म के बाद फंक्शनलिज्म आया फंक्शनलिज्म के बाद साइको एनालिसिस आया साइको एनालिसिस के फादर थे फ्रॉइड जिनके हिसाब से हमारा आज का बिहेवियर हमारे अनकॉन्शियस डिजायर और अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट से इतना है ठीक है तो उनके स्कूल का नाम साइको एनालिसिस है साइको एनालिसिस 19 में आया 1900 के बाद 1912 में गेस्टोल्ट साइकोलॉजी जर्मन वर्ड इज अ वर्ड का मतलब होता है होल का हिसाब से जब भी हम कोई परसीव करते हैं जब भी हम कोई भी चीज समझते हैं हम मीन निकालते हैं हम उसको एक पूरे फॉर्म में निकालते हैं अलग अलग पार्ट्स में अगर मैं कोई भी देख रही हिंदी वाला फूल इंग्लिश वाला फूल नहीं हिंदी वाला फूल फ्लावर अगर मेरे पास फ्लावर्स ऐसे पूरे पड़े हैं पंखुड़ियां अलग है उसका पत्ता अलग है उसका वो स्टेम अलग है सब कुछ अलग है अगर मैं ये देख रही हूँ और उसमें अगर वो सब अलग अलग है फिर भी मैं उसको साथ तो मैं परसीव कैसे करूँ कंप्लीट भले वो अलग अलग है क्योंकि मेरा परसेप्शन है मैं उन सबको परसीव छोड़ दूंगी एंड देन मैं उसको एक गेस्टोल प्रिंसिपल का एक मेजर एक फंडामेंटल प्रिंसिपल जहाँ पर वो ये बोलता है द आर आर परसेप्चुअल एक्सपीरियंस more than the sum of the component of the perception हम कोई भी चीज में देखते हैं as compared to the sum of its गेस्टोल्ट के आने के बाद गेस्टोल्ट के बाद आया बिहेवियरिज्म 1913 में के फाउंडर थे जॉन वॉटसन इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म को रिजेक्ट किया इन्होंने कहा कॉन्शियसनेस अवेयरनेस माइंड सब बेकार है होता है बिहेवियर तभी होता है बिहेवियर जो है एक्सटर्नल स्टिमुलस से इन्फ्लुएंस होता है बिहेवियर एक एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिएक्शन में होता है अगर कुछ स्टिमुलस होता है उसके रिएक्शन हम किसी तरीके से बिहेव करते हैं एंड बिहेवियर को हम तभी सच मानेंगे जब हम उसको कोई और उसको ऑब्जर्व भी कर सकता है और कोई और उसको वेरीफाई भी कर सकता है के लिए वॉटसन के आने के साथ साथ वॉटसन ने ये को फाउंड किया क्या था स्कूल का नाम बिहेवियरिज्म तो इसके अंदर और भी बाकी के साइकोलॉजिस्ट है जिसका नाम वो लोग जिन सबको हम बोलते हैं बिहेवियरिस्ट एक बिहेवियरिस्ट का उसमें एक नाम है उनका नाम है बीएफ स्किनर ने भी काफी स्टडीज करी थी जॉन वॉटसन जो थे वो क्लासिकल कंडीशनिंग काफी जो थे ऑपरेंट कंडीशनिंग काफी है तो ऑपरेंट कंडीशन के बारे में क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में हम लोग आगे का जो चैप्टर है हमारा एक लर्निंग का चैप्टर है उस पे हम पढ़ेंगे ठीक है के बाद जैसे ही बिहेवियरिज्म खत्म जैसे ही बिहेवियर आया बिहेवियरिज्म के बाद हमारा ह्यूमनिस्टिक आया ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव जो था ये सारे स्कूल काफी अलग था क्योंकि ये काफी ह्यूमन नेचर के बारे में बात करता था ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव के फाउंडिंग फादर थे कार्ल रॉजर और अब्राहम मैस्लो इनका था कि हर इंडिविजुअल अपनी क्षमता होती है और एक ग्रो करने का पोटेंशियल होता है कोई एक अच्छे मुकाम पे पहुंचने का हर इंसान में एक क्षमता होती है ये स्कूल उस क्षमता को पहचानने में उस इंसान की हेल्प करता है के बाद ह्यूमनिस्टिक स्कूल के बाद हमारे गेस्ट इसके बाद हमारा कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव आया ये देखने के लिए हम जब किसी करते हैं हमारा कॉग्निशन हमारे मेंटल क्या क्या काम में आते हैं बाद में ये पता चला कि ह्यूमन माइंड जो है वो कहीं कंप्यूटर के जैसा है जहाँ जो इंफॉर्मेशन करता है और बाद में एक और स्कूल आया जिसका नाम कंस्ट्रक्टिविज्म
ये देखता था, उस 2 थिंकर्स थे, एक पियाजे और एक थे वाइगॉत्स्की। जीन पियाजे का ये कहना था, उन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बात करी कि जहाँ पे बच्चे अपनी खुद बनाते हैं। वो हर चीज़ ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्ट करके अपनी चीज़ बनाते हैं। अपने माइंड को खुद डेवलप करते हैं। वाइगॉत्स्की का कहना था कि बच्चे वो है, बच्चों का जो दिमाग है, वो अपने एडल्ट के इंटरैक्शन जब वो अपने एडल्ट से इंटरैक्ट करते, कल्चर में इंटरैक्ट करते, अपने नेबर, अपने स्कूल, अपने टीचर्स, मतलब सबके इंटरैक्शन के साथ वाइगॉत्स्की का कहना था कि हर बच्चे का दिमाग, तभी हर बच्चे का माइंड डेवलप होता है जब वो अपने कल्चर में हर चीज अपने आजू बाजू की चीजों के साथ इंटरैक्ट करता है, मतलब सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट में का ज्यादा है। यहाँ तक हमने कल डिस्कस किया था, मैंने तुम्हें कहा था कि आज हम तो मैं बता देती हूँ। तो अभी तक का हमने जितना रिकैप था कल की क्लास का हमने कर लिया है। अब हम फटाफट इस एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी में इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो हमें पता होनी, बिकॉज इट इज आफ्टर ऑल इट इज एंड हिस्ट्री इज ऑल अबाउट डेट्स, मतलब डेट बहुत सिंपल है। हम फटाफट इस चीज को पढ़ेंगे। 1879 में जैसे तुम्हें पता है विलियम वुंट ने अपनी पहली साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी यूनिवर्सिटी ऑफ लेप्जिग जर्मनी में इस्टेब्लिश करी थी। कोई डाउट? क्या ये डेट तुम्हें पता होनी चाहिए, बाय हार्ट हो जाती है। 1879 1890 90 में विलियम जेम्स ने अपनी पहली किताब लिखी। विलियम पहली किताब नहीं थी, विलियम जेम्स ने एक किताब पब्लिश करी, उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इन्होंने बात करी थी कैसे हमारा जो कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, वो एक है, फ्लो करते रहते, कंटिन्यूअसली फ्लो करते रहते, बहुत सारी चीजें उसमें आते रहती है और बहुत सारी चीजों से हमारा कॉन्शियसनेस या हमारा माइंड डेवलप होता है। तो साइकोलॉजी के अंदर ये जो टॉपिक मैंने अभी तुम्हें बताया, उसका नाम है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। 1879 समझ में आ गया। 1890 अब 1895 में फंक्शनलिज्म एक यस 1895 में ही स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म था। मैं इसका डेट भी 1895 में ही स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म क्या है आया था। तो ऑलमोस्ट दोनों एक ही के, ज्यादा उसमें कुछ नहीं, मतलब ज्यादा वो नहीं, मतलब 1879 1890 1900 में क्या हुआ, 1900 में बताया था बट फ्रॉइड ने साइको एनालिसिस डेवलप किया था। ठीक है। 1904 में इवन पैवलॉव जो थे वो बिहेवियरिस्ट है, उन्होंने एक नोबेल प्राइज मिला क्योंकि डाइजेस्टिव पे काम किया था, जिस काम से हमें क्लासिकल कंडीशनिंग 1900 में इवान पावलोव को एक नोबेल प्राइज मिला था फॉर क्लासिकल कंडीशनिंग। 1905 में बिने एंड साइमन अल्फ्रेड बिने एंड इनका अल्फ्रेड बिने एंड साइमन अंकल है ये। हाँ हाँ थियोडर थियोडर। तो ये तुम 12th में पढ़ोगे, जब 12th का तुम फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे, ये इन दोनों का नाम आता है। ये ऐसा समझ लो, एक बिने अंकल थे और एक साइमन। ठीक है। तो बिने और साइमन ने 1905 में पहला इंटेलिजेंस का टेस्ट दिया। ठीक है। 1912 में गेस्टॉल्ट स्कूल आया था। 19 पहली साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट कैलकाटा यूनिवर्सिटी में इस्टेब्लिश। यस ये इंडिया वाला है। क्या अभी हम इंडिया के भी एवोल्यूशन में आएंगे कि इंडिया में कैसे साइकोलॉजी आई। तो पहली साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जो था कैलकाटा
तो इंडिया में पहला साइकोलॉजी डिपार्टमेंट कैलकाटा यूनिवर्सिटी में एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है? बाद 1922 में साइको ये अभी इंडिया का ही अभी चल रहा था, ठीक है? 19 से पहले आया, फिर 1922 साइकोलॉजी को इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन किया गया। 1924 में इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन फाउंड हुआ, आईपी। 1924 में जॉन बी वॉटसन ने पब्लिश नाम था बिहेव। 1928 में एनएन सेनगुप्ता और राधा कमल मुखर्जी ने अपनी पहली सोशल साइकोलॉजी एस्टैब्लिश। 1949 में साइकोलॉजिकल रिसर्च विंग डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुई। 1951 में ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल आया है, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट कार्ल रॉजर्स का नाम बताया था। उन्होंने अपनी क्लाइंट सेंटर पब्लिश किया है। 19 स्किनर का भी मैंने नाम अभी बताया, बिहेवियर ने अपनी बुक पब्लिश करी। 1954 में ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट जो एक और अब्राहम मैस्लो थे, उन्होंने भी अपनी पब्लिश करी मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। 1954 में ही इंडिया की अगर मैं बात करूं तो ऑफ साइकोलॉजी इलाहाबाद में एस्टैब्लिश हुई। 1955 में निम्हांस के बारे में सबको पता होगा, वो बैंगलोर में एस्टैब्लिश हुआ। 1960 में रांची हॉस्पिटल फॉर मेंटल एस्टैब्लिश हुआ। 1973 में कोनार्ड लॉरेंस और टिंकरबर्न ने नोबेल प्राइज जीता फॉर एवोल्यूशनरी काम करने की था वो था। 1978 हर्बर्ट साइमन ने डिसीजन मेकिंग काम करने प्राइज मिला। 1981 में डेविड हबल और टॉर्स्टन वीस को नोबेल प्राइज के लिए भी मिला विजन। 1981 में रॉजर स्पेरी नोबेल प्राइज मिला फॉर स्प्लिट ब्रेन रिसर्च। बताया था ना, ब्रेन डैमेज हो जाता है लेकिन माइंड इंटैक्ट रहता है स्टडी के। 1989 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी एस्टैब्लिश हुआ इंडिया में। 1997 में नेशनल गुड़गांव में एस्टैब्लिश हुआ। 2002 में डेनियल कैनमैन प्राइज मिला उनको फॉर ह्यूमन एंड 2005 में थॉमस गेलिंग नोबेल प्राइज मिला फॉर गेम थ्योरी स्टडिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। अब देखो, आई नो ये पूरा फैक्ट था, बट इसमें कौन कौन सी चीज पता होनी चाहिए। एक ये विलियम वुंड के बारे में, 1890 के बारे में, फंक्शनल फंक्शनलिज्म स्कूल कब आया, 1900 में क्या हुआ, 1904 में क्या हुआ, 1905 में, क्योंकि ये तुम्हारे 12th में बता रही हूँ 1905 में क्या हुआ, 1912, 1960 की बात है, ठीक है? 1904 1924 में जॉन बी वॉटसन ने पब्लिश किया। बेसिक पता होना चाहिए कौन से साइकोलॉजिस्ट ने पब्लिश किया। और हैंस कब इस्टेब्लिश हुआ, मतलब अभी सिलेबस के हिसाब से तुम्हें मैंने अभी तक जितना ये सब बताया, एटलीस्ट इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है? बाकी ये सब तुम एक बार रीड कर लेना, इससे रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, बट अगर आता है तो तुम इतना लिखोगे ना मेंशन एग्जाम में, तुम्हारे नंबर कटने में कोई आसार ही नहीं। डोंट वरी, तुम्हारे लिए मैंने एनसीईआरटी का जो पीडीएफ बनाया डाल के ही अच्छे से पढ़ ले। अब एवोल्यूशन से पूरा ओवरऑल वर्ल्ड वाइड एवोल्यूशन, अब इंडिया में साइकोलॉजी कैसे आई उसका अपन लोग डेवलपमेंट पढ़ लेते हैं। तो इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन, हमारा इंडियन ट्रेडिशन फिलोसफिकल ट्रेडिशन के अंदर और हमारे सेल्फ
सेल्फ एंड बॉडी पे और ये हर चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, तो एम्फेसिस दिया गया है, रिस्पेक्ट टू, अटेंशन, परसेप्शन, अनफॉर्चुनेट एंड ट्रेडिशन। अनफॉर्चुनेटली इंडियन ट्रेडिशन फिलोसफी है, इस वजह से साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन, हमारा साइकोलॉजी का डेवलप अनफॉर्चुनेटली the roots have not influenced modern psychology। बोलोगे दीदी फाइनली आया कैसे? तो डेवलपमेंट ऑफ द साइकोलॉजी इंडिया वो वेस्टर्न साइकोलॉजी डोमिनेट, इंडिपेंडेंस पहले पहले तक हम लोग काफी वेस्टर्न साइकोलॉजी पे ही डिपेंड करते, वो भी वेस्टर्न में हो रहा है, हम भी मान लेते। धीरे धीरे इंडिपेंडेंस के बाद हमने अपनी रिसर्चेस को धीरे धीरे करना शुरू किया, ठीक है? बहुत जगह पे हमें ऐसा लगा कि जो वेस्टर्न में चीजें हो रही वो हमारे इंडियन सेटिंग में सूट, वेस्टर्न में जो फिनोमिना एक्सप्लेन किया कि वेस्टर्न में जो कर रहे हैं वो वेस्टर्न पॉपुलेशन पे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे घर में सब्जी बनी है, बहुत अच्छी सब्जी का नाम क्या? पनीर। कटहल अगर किसी ने बोला यहाँ पे कटहल अच्छी सब्जी, मैं नहीं मानती हूँ कटहल, आई हेट कटहल, या मुझे जैसे पनीर, ठीक है? तो आई होप बहुत लोग यहाँ पे कटहल की कारण, तो हमारा रिलेशन अच्छा है, हमारा टेस्ट अच्छा है, लोग अच्छे समझदार लोग हैं, कटहल। फॉर एग्जाम्पल पनीर है, तो मेरा पनीर बनाने का तरीका वुड बी, ठीक है? मेरी मम्मी का पनीर बनाने का तरीका वुड बी, ठीक है? तो वो पनीर मैंने बनाया, वो पनीर मैंने बनाया और वो मेरे घर वालों को पसंद आया। जो पनीर मैंने बनाया वो जरूरी तो नहीं है कि बाहर वालों को भी पसंद आएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? वो पनीर मैंने बनाया वो मेरे घर वालों को पसंद आया, पनीर मैंने बनाया जरूरी तो पड़ोसी को पसंद आएगा या वो मेरे दोस्तों को पसंद आएगा। यही कॉन्सेप्ट, वो साइकोलॉजी का फिनोमिना हमने वेस्टर्न में बनाया, वो हमने हमारे वेस्टर्न के लोगों पे अप्लाई किया, तो वो उनको पसंद आ गया, तो के ऊपर काम कर गया। लेकिन जरूरी तो कि जो हमने वेस्टर्न का फिनोमिना हमने बनाया, वेस्टर्न पॉपुलेशन पे जो हमने चीज अप्लाई करी, वो इंडियन पॉपुलेशन पे भी काम कर जाए। फर्क समझ में आ रहा है? वही चीज, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज की वजह से इंडिया में साइकोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। इंडिजिनस, अपना स्वदेश पे हमने अपनी रिसर्च करनी। हमारे इंडिया में ऑलरेडी बहुत मसले होते हैं, हमारे इंडिया में बहुत ह्यूमन फिनोमिना है पढ़ने के लिए, बहुत कल्चर, हमारा डाइवर्स कल्चर हम कहते हैं ना, डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ, तो हर कल्चर को समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था और वो वेस्टर्न से हम नहीं समझ पा रहे, इसलिए इंडिया में साइकोलॉजी का होना जरूरी था। तो इंडियन उपनिषद वेदा से काफी इन्फ्लुएंस हुआ है, वेस्टर्न का कुछ कुछ किया है, लेकिन अपना उसके ऊपर हमने काम करके, होता है ना, रात का चावल बच गया, मम्मी ने उसमें सुराई और नमक वगैरह लगा के उसको फ्राइड राइस परोस के दे दिया, वैसे ही पहले का वेस्टर्न का कॉन्सेप्ट हमने इंडिया में ले अपना रिसर्च करके उसको अपना बना, सिंपल, यही लिखा हुआ है यहाँ। द डेवलपमेंट ऑफ डिसिप्लिन psychology continues dominated by Western psychology. Although some attempts have been made to find points of departure both within the country and abroad. ऐसा कोई जगह, ऐसा कोई पॉइंट मिल जाए जो हम यहाँ पे भी यूज करें और जो वहाँ पे भी यूज। These attempts have tried to establish the truth value of various philosophical traditions. वो भी हमारी इंडियन फिलोसफी, उपनिषद, ये सब में कुछ लिखा हुआ है, उसको हम साइंटिफिक पढ़ने की हम इंडिया में है, वेस्टर्न आइडियाज है उसको इंडियन
फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन एसोसिएट करके टेस्ट करती है। मॉडर्न साइकोलॉजी में इंडिया में कैसे आई? वो तब आई जब कैसे आई वो तब आई जब डॉक्टर एन सेन गुप्ता, ये एक इकलौते शख्स है तो हम फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी कहते हैं। तो एन सेन गुप्ता, ये जो है ये वही शख्स है वजह से आज हम इंडिया में साइकोलॉजी वजह से पढ़ पा रहे हैं। उन्होंने ही इंडिया में साइकोलॉजी रखी थी। ये कहाँ पे नींव रखी थी? कैलकटा यूनिवर्सिटी। कैलकटा यूनिवर्सिटी कहाँ है? कोलकाता। कैलकटा को हम सब बोलते हैं, पहले कैलकटा। So, the modern era of Indian psychology began in the Department of Philosophy at Calcutta University, जहाँ पे पहला एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का सिलेबस किया गया था और पहला साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी 19 में एस्टैब्लिश था। 1950 क्या हुआ था? 19 कैलकटा यूनिवर्सिटी फिलोसफी का डिपार्टमेंट, फिलोसफी डिपार्टमेंट में पहली बार ऐसा हुआ है साइकोलॉजी का एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का सिलेबस पर वहाँ इंट्रोड्यूस किया गया हो और पहला साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी वहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था। कहाँ? कैलकटा यूनिवर्सिटी। कब हुआ था? 1950। दो सिग्निफिकेंट इवेंट हुए थे। डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी में एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ था और दूसरा फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी एस्टैब्लिश। कब? दोनों 1960 में क्या हुआ? 19 डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी ही इस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर 19 और डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी आया कहाँ? कैलकटा यूनिवर्सिटी। 1938 में डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी भी आ गया कैलकटा। कैलकटा यूनिवर्सिटी में स्टेट्स पे हिस्टोरिक इवेंट्स हुए थे। 19 अगर मैं बात करूं तो 19 में पहली बार फिलोसफी डिपार्टमेंट में एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का सिलेबस इंट्रोड्यूस कर पहला साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी एस्टैब्लिश किया गया था। कब? दोनों 19 पहला साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी एस्टैब्लिश सॉरी 19 डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी एस्टैब्लिश हुआ था और 1938 में डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। ये तीनों चीजें कैलकटा यूनिवर्सिटी। कैलकटा यूनिवर्सिटी मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की बात इंडियन साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर एन सिंह ने करी। ऑलरेडी यूएस में ट्रेन होकर आए थे द एक्सपेरिमेंटल ट्रेडिशन है। तो ये एन सिंह है साइकोलॉजी में, तो हम फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी भी कहते हैं। तो आपको इनके बारे में आपको इनका नाम पता होना चाहिए जी। ये तीनों डेट्स भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इस पर कभी-कभी हमारे स्कूल वाले ही तुम्हें बता के देते हैं। ओके, नाउ के बाद एक और प्रोफेसर आते हैं जिसका नाम है जीएस बोस, गिरीन्द्र शेखर बोस। ठीक है, प्रोफेसर गिरीन्द्र, ये जो थे वो फ्रॉइडियन साइको एनालिसिस के अंदर इन्फ्लुएंस हुए थे, मतलब ये इनको हम इंडियन फ्रॉइड भी है। तो गिरीन्द्र जो जीएस बोस ये जो थे वो फ्रॉइडियन साइको एनालिसिस में हुए थे और इनकी वजह से इंडिया में साइको एनालिसिस बात हुई। तो जीएस बोस अपने साथ जब वो इंडिया में अपने साथ साइको एनालिसिस का अर्ली डेवलपमेंट में इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो प्रोफेसर बोस ने क्या किया? प्रोफेसर इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन 1920 एस्टैब्लिश किया। फिर धीरे जैसे कैलकटा में ये किया, कैलकटा यूनिवर्सिटी में 3 एस्टैब्लिशमेंट हो गई। फिर बोस जो है अपने साथ इंडियन साइको एनालिटिकल
लेके आ गए। फिर धीरे-धीरे इंडिया में बहुत साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होने लगी। धीरे-धीरे डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी जो है, वो मैसूर और पटना की यूनिवर्सिटी पढ़ाना शुरू, वहाँ पे रिसर्चेज़ हो गई। सब चीज़ों के साथ मॉडर्न साइकोलॉजी दुनिया में पैर जमाना शुरू कर दिया। के ऊपर बहुत पढ़ाई, बहुत रिसर्च, बहुत सारी चीज़ें होने लगी, ठीक है? इसके अलावा 2 सेंटर जिन्होंने साइकोलॉजी एक्सीलेंस इन साइकोलॉजी को सपोर्ट किया, एक तो था यूजीसी एट भुवनेश्वर और दूसरा था दोनों ने साइकोलॉजी एक्सीलेंस इन साइकोलॉजी को। एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे स्कूल वाले, अगर तुम्हें डीप आ सकता है इसको, ठीक है? अबाउट 70 70 70 यूनिवर्सिटी, 70 मिनट है तुम्हारे पास वाला, 7 मिनट। अबाउट 70 यूनिवर्सिटी ऑफर कोर्सेज इन 70, कितना ज्यादा होता है, इंडिया में 70 यूनिवर्सिटी साइकोलॉजी में कोर्स अपना ऑफर। के बाद दयानंद सिन्हा भी एक हमारे साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने एक अपनी साइकोलॉजी थर्ड वर्ल्ड सेंचुरी इंडिया, उन्होंने इस बुक को 1980 जहां पर उन्होंने ये लिखा था मॉडर्न साइकोलॉजी इंडिया में क्या है और वो कैसे चार फेजेस, 4 फेजेस का एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट को ना पढ़, इसको तुम्हें इम्पोर्टेंट है और उस पे 4 फेजेस थे जो दयानंद सिन्हा अपनी किताब में अबाउट कैसे ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी एज सोशल साइंस इन इंडिया बनी। 4 फेज कैसे बनी उनके हिसाब से, पहला फेज इंडिपेंडेंस तक, इंडिपेंडेंस तक का एक वो फेज था जहाँ पे बहुत एक्सपेरिमेंटल चीज हो रही। अकॉर्डिंग टू हिम द फर्स्ट फेज टिल इंडिपेंडेंस टिल 1947 was a phase जहाँ पे emphasis was on psychoanalytic psychological test research पे होता था, इन सब चीजों ज्यादा और हम वेस्टर्न कंट्री के डिसिप्लिन से ज्यादा ही, मतलब इनका ये कहना था कि जब तक हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिला था तब तक, टिल इंडिपेंडेंस हमारा सब चीजों, इन सब डोमेन्स और साइको एनालिटिक साइकोलॉजिकल सब चीज था, और ये सब जो था वो किससे इन्फ्लुएंस था, वेस्टर्न कंट्री से। टिल इंडिपेंडेंस पहला फेज समझ आया। दूसरा फेज 19 तक, मतलब 1947 से 19 तक चला, जहां पर उन्होंने साइकोलॉजी का एक्सपेंशन, a phase of expansion of psychology into different branches of psychology जो था 19 तक बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर गया, जैसे बिजनेस एक्सपैंड कर जाता है वैसे ही साइकोलॉजी 19 बहुत एक्सपैंड कर गया इनटू ब्रांचेस। इस फेज के दौरान इंडियन साइकोलॉजिस्ट ने काफी ज्यादा अपनी इच्छा दिखाई, have a identity by seeking to link western psychology to the Indian, था ना, वेस्टर्न की चीजों में अपना मिर्च मसाला लगा के इंडियन में, इंडिया में परोसेंगे, यही चीज। तो 1947 तक क्या हुआ, क्या हुआ, वो भी हम ये एक्सपेरिमेंटल साइको एनालिटिक और रिसर्च के बारे में पढ़ रहे थे, ये सब वेस्टर्न कंट्री से इन्फ्लुएंस था, से रिफ्लेक्टेड था। 19 1947 और जो था पहला फेज, हम 1947 से 19 तक में हमने क्या किया, हमारे साइकोलॉजी का काफी एक्सपेंशन हो गया, डिफरेंट ब्रांचेस किया, और ये भी किया हमने अपनी पहचान बनाई साइकोलॉजी। हमने वेस्टर्न साइकोलॉजी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लिंक करना शुरू, तब इंडियन में कॉन्टेक्स्ट में हम उसको समझने लगे थे, ठीक है? हमने वेस्टर्न आइडियाज को इंडियन सिचुएशन में समझना शुरू किया, उसको एक हिसाब से ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया।
लेकिन साइकोलॉजी या जो थी वो 19 बाद ज़्यादा रेलेवेंट हो 19 बाद जो थर्ड फेज़ आया हमारा, हमने इस चीज़ पे ज़्यादा काम साइकोलॉजिस्ट जो थे, वो हमारा थर्ड फेज़ साइकोलॉजिस्ट को ज़्यादा फोकस्ड होगा ऑन एड्रेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी। सोसाइटी की प्रॉब्लम्स क्या है सोशल में, कल्चरल में। इंडियन साइकोलॉजिस्ट को एड्रेस करने के बाद उन्होंने ये देखा कि हमारा इसमें पुल क्या है, इसकी हमारी एक लिमिटेशन क्या है, वीकनेस क्या है। वो ये है कि हम अभी ज़्यादा वेस्टर्न साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट हैं अपने सोशल कॉन्टेक्स्ट। ये हमें बहुत लेटली रियलाइज हुआ कि अगर हमें कुछ भी समझना है, अगर हमें अपने इंडिया के बारे में भी समझ वेस्टर्न आइडिया से हमें वेस्टर्न साइकोलॉजी इन्फ्लुएंस होना या अपने सोशल कॉन्टेक्स्ट वहाँ के साइकोलॉजिस्ट टाइम के साइकोलॉजिस्ट उन्हें रिसर्च के ऊपर एक अच्छा सिग्निफिकेंस एक अच्छा इम्पोर्टेंस दिया कि हमें रिसर्च करने की जरूरत है अपने सिचुएशन की एक नई पहचान हमें तो हमें क्या तो इंडिजिनाइजेशन का फेज लेकर आई तो लेट 1970 में शुरू है कब शुरू हुआ 1970s में शुरू है तो अब साइड रिजेक्टिंग अब वेस्टर्न फ्रेमवर्क को रिजेक्ट करने की बजाय साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया कि हमें अपनी इंडियन कॉन्टेक्स्ट अपने इंडियन कॉन्सेप्ट काम करने है स्वदेशी कॉन्सेप्ट लाने की जरूरत है Indian psychologists stress the need for developing and understanding based on a framework was culturally and socially relevant. Yeah, a trend also reflected in some attempts to develop psychological approach based on traditional Indian psychology. तो हमारे वेदा उपनिषद से आई थी इसको कैरेक्टराइज किया जाता है बाय अ डेवलपमेंट इन साइकोलॉजी originated from Indian cultural context and was relevant for the Indian society and Indian psychology based on the Indian while ये डेवलपमेंट कंटिन्यू हो रही थी साइकोलॉजी या भी एक कंट्रीब्यूट आ रहा था द साइकोलॉजी वर्ल्ड has become more contextual emphasizing the developing psychological are rooted in our own social and cultural alongside हम लोगों का न्यू आया तो हमारा न्यूरोबायोलॉजिकल और 4 फेजेस था अगर तुम्हें 4 फेजेस आया वो थोड़ा से वन फर्स्ट फेज सेकंड नहीं था तो अगर तुम ऐसा समझो फर्स्ट फेज इंडिया था टिल 1947 वेस्टर्न वेस्टर्न से हमारी रिफ्लेक्ट हो रही थी सेकंड फेज हमारा 19 से शुरू हुआ टिल द 1960 जहाँ पे साइकोलॉजी काफी एक्सपैंड हो गई इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी और वहाँ के उस टाइम के लोगों को लगा कि अब हम को एक इंडियन आइडेंटिटी हर चीज हमें अब वेस्टर्न साइकोलॉजी को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लिंक करना पड़ेगा ठीक है बात इसी फेज में वेस्टर्न आइडियाज को हम यूज करने लगे अपने सिचुएशन को समझने लेकिन साइकोलॉजी का जो है वो काफी रेलेवेंट कब बनी द पोस्ट 19 के आगे हमारा थर्ड फेज ठीक है यहाँ तक हुआ तुम्हारा सेकेंड फेज यहाँ से तुम्हारा शुरू होता है थर्ड फेज ठीक है ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट फेज ठीक है यहाँ से तुम्हारा यहाँ से ले यहाँ तक तुम्हारा होता है सेकेंड फेज अगर ये होगा तुम्हारा सेकेंड फेज में जो हमने बात करी कि साइकोलॉजी
इंडिया जो था वो 19 बाद ज़्यादा रेलेवेंट होने लगा। क्यों? 1960 बाद हमने प्रॉब्लम ओरिएंटेड मतलब जो प्रॉब्लम है, पर हमने रिसर्च करना शुरू किया। प्रॉब्लम कहाँ? इंडियन में। इंडिया के सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जो प्रॉब्लम हो पर रिसर्च किया, लेकिन हम उसमें हमारी लिमिट क्या थी? हम हर चीज़ को वेस्टर्न आइडिया से साइकोलॉजिस्ट बिकम मोर फोकस्ड ऑन एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन सोसाइटी, लेकिन हम लोग काफ़ी डिपेंड हो गए थे किस पे? वेस्टर्न साइकोलॉजी पे अपने कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए। तो उस दौरान के लोगों ने टाइम के साइकोलॉजिस्ट को रियलाइज किया पोस्ट 19 कि अब हमें जरूरत है अपने कॉन्टेक्स्ट की, अपने अपने रिसर्च की, अपने आइडियाज, अपने प्रिंसिपल साइकोलॉजी की वेस्टर्न में लीडिंग साइकोलॉजिस्ट emphasize the significant of research जहाँ which is relevant to our situation कि वेस्टर्न रिसर्च से हमें लेना देना नहीं है। वेस्टर्न का रिसर्च इंडिया में अप्लाई नहीं हो सकता। जैसे तुम्हारी बड़ी बहन या तुम्हारे बड़े भाई के कपड़े तुम्हें नहीं हो सकते, वैसे ही वेस्टर्न साइकोलॉजी के आइडियाज इंडिया में भी नहीं हो तरीके से। सर्च फॉर न्यू आइडेंटिटी, ये यहाँ तक हो गया तुम्हारा। ये जो हुआ ना, ये ये यहाँ तक तुम्हारा हो गया थर्ड। यहाँ तक तुम्हारा थर्ड हो गया। और इसके बाद से तुम्हारा पूरा ये जो है ना, ये तुम्हारा थर्ड फेज है। फोर्थ फेज जो था वो इंडिजिनाइजेशन के ऊपर में था। सर्च फॉर न्यू आइडेंटिटी ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया लेड टू द फेज ऑफ इंडिजिनाइजेशन। फोर्थ फेज था और जो इम्पोर्टेंट फेज था वो लेट 1970 से स्टार्ट हुआ था, जहां पर वेस्टर्न फ्रेमवर्क या वेस्टर्न साइकोलॉजी को हम रिजेक्ट करने की बजाय इंडियन साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया? अपने फ्रेमवर्क को बनाना शुरू किया, अपना सर्च करके अपने फ्रेमवर्क को बनाया जिसको हमारे कल्चरली और सोशली हमारी चीजों को हमें हमें एक्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारा लाइक, और ये कैसे हुआ? तो हमें बनाने के लिए हमें अपने पिता और इन लोग सब चीजों की जरूरत पड़ी। तो साइकोलॉजिकल अप्रोचेस हम लोगों ने डेवलप किया कैसे? सिर्फ इंडियन स्क्रिप्चर्स को रेफर करके, फेज में हमारा इंडियन साइकोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में हुआ, वो हमारे सोसाइटी के लिए रेलेवेंट था। और इंडियन साइकोलॉजी को हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम मतलब हमारे उपनिषद वेदास इन सबको सपोर्ट करता। ठीक है, तो यहाँ तक हुआ हमारा। ठीक है, अब फिर तुम्हें पता है अगर हमने एक बार हम अपना कोई नाम बना लेते हैं तो क्या याद रखती। तो जब इंडिया में साइकोलॉजी ने अच्छा पैर जमा लिया, जब सारी डेवलपमेंट अच्छी कर ली, साइकोलॉजी डेवलपमेंट हमारी जब हो गई, रिकॉग्नाइजेबल हो गई, तो वो फिर इंडिया में भी हमने अपना साइकोलॉजी में कंट्रीब्यूट किया है। धीरे धीरे हम हर चीज एक हम अपनी डेवलप कर रहे थे के लिए। बाद में हम न्यूरोबायोलॉजिकल और हेल्थ सर्विस अपने रिसर्च करने साइकोलॉजी या अब हम डाइवर्स प्रोफेशनल्स में यूज करते हैं, ना कि सिर्फ साइकोलॉजिस्ट के साथ जो चीज ज्यादा जरूरत तक जरूरत बच्चों के साथ ना सिर्फ काम करें, हम हॉस्पिटल में काम करते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, हम स्पोर्ट्स में भी काम करते हैं, डेवलपमेंट सेक्टर में काम करते हैं, हम आईटी सेक्टर में, हम हर फील्ड में काम करते हैं। इस वजह से साइकोलॉजी क्या की वजह रखी थी एनएनसी। ठीक है जी, डेवलपमेंट इन इंडिया समझ में आया, फाइनली आया है। तो अब इसके बाद अपन लोग जल्दी से तो एक्सप्लेन समझ लेते हैं व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ साइको। सेकेंड फेज में बोला
इंडिया में जब साइकोलॉजी एक्सपैंड हुई, बहुत सारे ब्रांचेस, तो क्या थे ब्रांचेस? फाइनली हम भी क्या ब्रांचेस? ब्रांचेस मतलब स्पेशलाइजेशन, ठीक है? साइकोलॉजी के अंदर क्या-क्या स्पेशलाइजेशन है? साइकोलॉजी एक अम्ब्रेला टर्म है, साइकोलॉजी पेड़ है। तो मेरी ड्राइंग ना अच्छी, बट ना मुझसे बन नहीं, ठीक है? मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है लेकिन, मतलब ये साइकोलॉजी है, और साइकोलॉजी के ऐसे-ऐसे ना बहुत सारे ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस क्या है? अब अपन लोग ब्रांचेस, साइकोलॉजिस्ट की पहली ब्रांच है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जो इन देखती हमारे मेंटल प्रोसेसेस क्या-क्या हैं, वो किसी भी चीज़ के, जब हम कोई भी चीज़ करते हैं, कौन-सा मेंटल, जब हम कोई भी चीज़ स्टोर करते हैं ब्रेन में, उसमें कौन-सा कभी भी हम उसको प्रोसेस करते हैं, उसमें कौन-सा मेंटल को हमें ज़रूरत पड़ने करते हैं, तो कौन-सा मेंटल, कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन द मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन एक्विजिशन, मतलब लेना, इस उसको करना, मैनिपुलेट एंड उसका ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनल इन्फॉर्मेशन का रिसीव, ठीक है? मेजर कॉग्निटिव प्रोसेसेस क्या-क्या होते हैं? अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, प्रॉब्लम्स एंड लैंग्वेज। तब हमारे पे हम सब चीज़ पे हर कॉग्निटिव प्रोसेस हमारा एक-एक चैप्टर है जो हम क्लास में पढ़, बाद में पढ़, ठीक है? ऑर्डर टू स्टडी दीज़, या इस कॉग्निटिव प्रोसेस को कैसे हम पढ़ सकते हैं? साइकोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं लैब में, कुछ-कुछ लॉजिकल अप्रोच, मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स में वही फोकस करके देखें कौन-सा कॉग्निटिव प्रोसेस नेचुरल सेटिंग में हम देखते हैं कि ये नेचुरल सेटिंग, तो जो भी हो रहा है रियल लाइफ सेटिंग, कोई भी इसमें कंट्रोल नहीं हो, कॉग्निटिव प्रोसेस कैसे काम कर, लॉजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर इस पे हम कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट तो साइंटिस्ट और कंप्यूटर साइंटिस्ट के साथ कोलैबोरेट करके काम करते हैं, इनमें क्या चल रहा है, हर चीज पर एआई वगैरह, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट का काम होता है कि अगर हमें ब्रेन समझ, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट और न्यूरो, पहला ब्रांच समझ में आया कॉग्निटिव, कॉग्निशन, मेंटल प्रोसेस कैसे काम करते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा आ जाता है बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या? बायोलॉजिकल प्रोसेस ये देखता है कि हमारा बिहेवियर और हमारा मतलब फिजिकल सिस्टम इंक्लूड इन एंड जेनेटिक्स, इन सब का हमारे बिहेवियर के साथ क्या रिलेशन है, ये रिश्ता क्या कह रहा है ना, जो चल रहा है ऑलरेडी सालों से चल रहा है, वो तो अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है, लेकिन बायोलॉजिकल साइकोलॉजी ये एक्सप्लेन करने की कोशिश जरूर करती है हमारे बिहेवियर का हमारे फिजिकल बॉडी से क्या रिलेशन है, और हमारे फिजिकल बॉडी में क्या इनका नर्वस सिस्टम और जेनेटिक स्कीम से, ये नहीं, सबका हमारे बिहेवियर क्या लेना है, तो बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट साइंटिस्ट के साथ, लॉजिस्ट के साथ, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के साथ काम करते हैं, न्यूरो साइंटिस्ट क्या होता है मैं भी बता रही हूँ, तो zoologist तो एनिमल की स्टडी करते हैं, लॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो मतलब ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग के बारे में एज अ बात करते हैं, सोशल कल्चर, एंड इसको हम एंथ्रोपोलॉजी। न्यूरो साइकोलॉजी क्या होता है? न्यूरो साइकोलॉजी बायोलॉजिकल रिसर्च, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी से ही इमर्ज हुआ है। यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट साइंटिस्ट साथ में काम, यहाँ पर रिसर्चर्स जो जैसे न्यूरो और न्यूरो ट्रांसमीटर, जैसे ये सब जो है न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंसेस जो हमारे न्यूरल कम्युनिकेशन है, वो उसके बारे में आप पढ़ते हैं कि
वो कैसे हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, वो कैसे हमारे मेंटल फंक्शन को इन्फ्लुएंस। साइंटिस्ट जो होते हैं जैसे तुम देखते हो मूवी वगैरह में, तो उसमें लोग होते हैं जो ब्रेन के एरियाज जो कैसे ऐसे फोटोज दिखाते हैं और वो उसके बारे में बताते हैं। वो लोग रिसर्च इसकी, तो दे डू रिसर्च ऑन पीपल नॉर्मल फंक्शनिंग ब्रेन एज वेल एज पीपल विद डैमेज्ड ब्रेन। मतलब एक लोग होते हैं जिनका ब्रेन बिल्कुल, और एक होता है डैमेज, के ऊपर रिसर्च कर एक ही चीज के बारे में, जैसे अटेंशन, तो दोनों के ऊपर रिसर्च करके देखेंगे में कौन सा ब्रेन एक्टिविटी सॉल्व होता है। ये और इसमें ये लोग बहुत सारे ब्रेन इमेज बारे में तब हम तुम बाद में पढ़ोगे, ठीक है? तो अभी आता है हमारा तीसरा ब्रांच, दैट इज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या करती है? डेवलपमेंट मतलब हमारा बचपन से लेके बुढ़ापे हमारा जब से तुम कंसीव, तब से लेके अब तुम्हारे मरने तक तुम्हारे बॉडी में जितनी डेवलपमेंट, चाहे तुम्हारे बॉडी में जितनी फिजिकल, इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव जितनी डेवलपमेंट होती, डेवलपमेंट होलिस्टिक होती है, तो उसकी साइकोलॉजी, इट स्टडीज द फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल चेंज that occur at different age and stage for a lifespan from conception। तुम जब से कंसीव होते हो, जब से तुम अपनी माँ के पेट में, माँ की कोख में होते हो, है ना, तब से लेके तुम्हारे मरने तक, होम टू होम, होम टू होम, तब से लेके फेज में स्टेजेस पे जाते हो। तुम्हारा इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंट, एडल्टहुड, मिडिल एडल्टहुड, ओल्ड एज, ये सारे स्टेजेस पे जाते हो, तो हर स्टेज पे अलग फिजिकल डेवलपमेंट होती है, अलग सोशल चीज, अलग साइकोलॉजिकल। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट तब की पढ़ाई, सब चीजों को समझ, कि तुम्हें अगर तुम कभी भी डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे, हर चीज, सब चीजों के बारे में जानकारी, ठीक है? तो द प्राइमरी कंसर्न ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट इज हाउ वी बी व्हाट वी आर। हम आज ऐसे ऐसे कैसे हैं? हमारे साथ बचपन में ऐसा कुछ हुआ था, हमारे बचपन में हमारे खाने पीने, एनवायरनमेंट हमारा अच्छा नहीं था, जेनेटिक्स हमारा अच्छा नहीं था, फैमिली फलाना चीज़ है, बहुत कुछ हो। For many years, the major emphasis was on child and adolescent development. However, ये अब इससे बढ़कर एडल्ट आ गई है, काफी प्रॉब्लम्स आने को दिखी एडल्ट में और एज, और इसमें हम हर चीज बायोलॉजिकल, एनवायरमेंट, हर चीज देखते हैं जो हमारे साइकोलॉजिकल कैरेक्टर, कॉग्निशन, हर चीज कैसे कर रही है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजिस्ट एंड लॉजिस्ट पर हर साथ मतलब जो कोई ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट या ग्रोथ के है के साथ डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं। बात याद रखना है, सारे ब्रांचेस अकेले काम नहीं करते, एक दूसरे की हेल्प, जो उससे रेलिवेंट होगा वो उसकी। अगर तुम्हें गेम पसंद, अगर तुम्हें फ्री फायर पसंद है और तुम फ्री फायर में कहीं अटक तो तुम उससे हेल्प मांगोगे, तो फ्री फायर में एक्सपर्ट होगा, नहीं मांगोगे जो रोब्लॉक्स में, राइट? वाली बात। सोशल साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, सोशल साइकोलॉजी मतलब तुम लोगों अराउंड, सराउंडिंग में कैसे इंटरैक्ट करते हो, जब लोग हैं, मौजूद हैं, या जब तुम दिमाग में रख रहे हो कि अरे यार मैं अगर ऐसा करूँ तो लोग क्या कहेंगे, तो वो हुआ इमेजिन प्रेजेंस ऑफ, इमेजिन प्रेजेंस ऑफ, या जब सामने है, तुम अगर कोई, जैसे मान लो तुम पार्टी में जाओ, तो अब पार्टी में तुम जैसे तुमने दरवाजा खोला, तुम्हारे सामने देखो इतने सारे लोग, तुम्हारे दिमाग में यार मैं करने क्या, अभी रियल है, अभी रियल प्रेजेंस। जब तुम घर पे हो, जब घर पे कपड़े डिसाइड करोगे ये पहनूं या ये पहनूं या ये पहनूं, तब तुम्हारे दिमाग में आएगा अरे यार मैं ये कहेंगे, अगर मैं ये कहूंगा तो वो शर्मा जी क्या बोलेंगे, अगर मैं ये गया तो वो वर्मा अंकल क्या बोलेंगे। वो इम्प्लाइड प्रेजेंस, इमेजिन,
Social psychology explored how people are affected by their, how they think about others and वो कैसे लोगों के बारे में सोच और कैसे वो लोगों से भी इन्फ्लुएंस हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, तभी हम बहुत सारे काम जैसे तुम अपने दोस्तों से इन्फ्लुएंस देखना लोगों के साथ नहीं कि तुम्हें थ्रिलर टाइप की मूवी सस्पेंस टाइप की मूवी है, लेकिन तुम्हारे दोस्त ऐसी मूवी पसंद करते हैं। वो तुम्हें बोलेंगे भाई चल ना यार तू क्या इतना भाव खा रहा है चल ना देखते हैं हम अगर तू देखेगा पसंद क्या है ना और दोस्त ऐसे होते हैं क्या करोगे उनके इन्फ्लुएंस में एक्ट हो जाते देख लोगे तो हुआ ना प्रेजेंस ऑफ अदर्स इन्फ्लुएंसेस योर बिहेवियर और तुम भी दूसरों के बारे में और उसे social psychologists are interested in topic like attitude conformity obedience interpersonal attraction helpful behavior prejudice aggression cross cultural and cultural psychology मतलब कल्चर का तुम्हारे तुम्हारे पे क्या एट है रोल ऑफ कल्चर क्रॉस कल्चरल या कल्चरल साइकोलॉजी examine the role of culture in understanding behavior thought and emotion of an कल्चर में रह रहे हो कल्चर के हमारा बिहेवियर थॉट एंड इन्फ्लुएंस हुआ है और वो इतना अलग होगा एज कम्पेयर टू योर फ्रेंड जो तुम और कल्चर से human being is not only a reflection of human biological but also a product of culture human being biological biological प्रोडक्ट नहीं वो कल्चर से नहीं ज्यादा शुरू में कहा था साइकोलॉजी इज द डिसिप्लिन व्हिच बोथ बायोलॉजिकल एंड सोशल मेथड याद है मैंने सेकंड क्लास में पढ़ा था therefore behavior should be studied in the socio cultural context जब हम अभी और भी चैप्टर्स पढ़ेंगे देखो कैसे कल्चर हमारे काफी तक है का जो नेक्स्ट ब्रांच है वो एनवायरमेंटल एनवायरमेंटलिस्ट कैसे जैसे कैसे एनवायरमेंट का हमारे बिहेवियर पे असर interaction of physical factors like temperature on human हमारा ह्यूमन कैसे influence of physical arrangement of the workplace on health and interpersonal हमारे आसपास जितनी का तुम्हारे ह्यूमन पे कैसा इन्फ्लुएंस एनवायरमेंट टॉपिक्स क्या क्या हम देखते हैं सोशल ऑफ वेस्ट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हम वेस्ट अच्छे या एनर्जी कंजर्वेशन या कम्युनिटी रिसोर्स का एफिशिएंट सब ह्यूमन का कैसे फिर आ जाता है हमारा हेल्थ साइकोलॉजी मेजर मेजर फोकस करता है कि कैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स स्ट्रेस एंजाइटी ये सब हमारे इलनेस के डेवलपमेंट में और ट्रीटमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रेस साइकोलॉजिकल फैक्टर हमारा नेगेटिव एंजाइटी स्ट्रेस ये सब हमारे किसी illness को डेवलप करने में illness को कम करने में illness से बचने में उस ट्रीटमेंट में कैसे रोल में हम स्ट्रेस और कोपिंग की बहुत बात करते हैं जो तुम्हारे 12th में टीचर्स हैं वो पढ़ रहे हैं पढ़ेंगे चैप्टर 3 स्ट्रेस और कोपिंग कैसे स्ट्रेस की वजह से तुम्हारे इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है क्या क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर और हेल्थ पेशेंट डॉक्टर के बीच में क्या रिलेशन कौन कौन से फैक्टर्स से तुम हेल्थ को प्रमोट कर सकते हो सब हेल्थ साइकोलॉजी ठीक है आ जाता है क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी क्लिनिकल एंड काउंसलिंग होता है डोंट वरी अगर तुम लोग को लग रहा है कि क्लास बहुत लंबी जा रही है बस ये ब्रांचेस खत्म करके आई विल थोड़ा सा और बचा बस उसके बाद हम खत्म काउंसलिंग साइकोलॉजी है वो क्लासिक साइकोलॉजी अगर हम साइकोलॉजी बोलते
ये दोनों फील्ड हमारे पहले दिमाग में आते हैं। तो किस तरीके के मेंटल डिसऑर्डर के कॉज एंड और उसके टाइप्स जानने की ज़्यादा उससे ठीक है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या, ये भी तो क्लास 12th में जाओगे तो एक चैप्टर 4 है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल, में तुम इस सारे डिसऑर्डर्स के बारे में ठीक है। अगर तुम क्लिनिकल की बात करो, क्लिनिकल इस चीज का डील करता है जितने डिसऑर्डर्स हैं उसका कॉज क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका प्रिवेंशन क्या हो सकता है। लेकिन काउंसलिंग क्या करता है, काउंसलिंग जो है ना वो एवरी लोगों की जो लाइक बच्चे के साथ, बच्चे को एवरीडे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फैमिली के साथ क्या रिलेशन प्रॉब्लम्स है, सब चीजों में हेल्प करती है मसले सॉल्व करने और काउंसलिंग। तो एवरीडे हेल्पिंग सॉल्व प्रॉब्लम इन लाइफ एंड कोप मोर इफेक्टिव चैलेंजिंग। तो क्लिनिकल और काउंसलिंग वालों का गोल ज्यादा डिफर नहीं करता, बट हाँ क्लिनिकल वाले साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में ज्यादा काम करते हैं, बट काउंसलिंग वाले ये टाइप के लाइक एवरी लाइफ चैलेंजेस ज्यादा डील। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट समटाइम डील विद लेस सीरियस प्रॉब्लम। अगर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के पास कोई मेंटल डिसऑर्डर का आ जाए बहुत सीवियर, वो उसको डील नहीं, वो उसको हैंडल नहीं करता, वो क्या करता है तो साइकोलॉजिस्ट को रेफर करता है। बहुत टाइम पर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट पेशेंट के साथ काम को एडवाइस करते हैं क्या करना चाहिए, रिलेवेंट करियर प्लानिंग, पर्सनल प्रॉब्लम से। अब अगर मैं बात करूं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट दोनों के बीच में एक सिमिलैरिटी ये, दोनों मेंटल डिसऑर्डर से काम करते हैं। कौन? साइकाइट्रिस्ट एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ये दोनों मेंटल डिसऑर्डर के काम करते हैं, लेकिन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, साइकाइट्रिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट नहीं देख सकता, क्लिनिक साइकाइट्रिस्ट इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट। Psychiatrists also study causes, treatment, and prevention of psychological disorder. How are clinical psychologists and psychiatrists? यहाँ पर ये ऑलरेडी एक क्वेश्चन तो याद करो क्योंकि और 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक आ जाता है, या तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस, या साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट में क्या डिफरेंस, दोनों को ये क्वेश्चन आ जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी है, एक इन दोनों के क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट क्या डिफरेंस है, वो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज का मैंने आंसर दिया है, वो तुम पढ़ोगे, ठीक है, और समझोगे। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या है, उसके पास साइकोलॉजी है, पास एक्सटेंसिव ट्रेनिंग है, लोगों को ट्रीट, तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वाले जो पास ट्रेनिंग है। लेकिन साइकाट्रिस्ट के पास मेडिकल डिग्री है और उसके पास स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग साइकोलॉजी डिसऑर्डर्स, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट की। दोनों के बीच में एक इम्पॉर्टेंट ये है कि साइकाइट्रिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है और इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट दे सकता है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट तो साइकोलॉजी में इसकी पढ़ाई नहीं है। ठीक है जी। अब द नेक्स्ट ब्रांच इज इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। ये जो साइकोलॉजिस्ट है ये कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, जहाँ पे एम्प्लॉइज को अगर कोई तो उन तकलीफ करने में ये साइकोलॉजिस्ट हेल्प करते हैं। वर्क प्लेस बिहेवियर, जो ऑफिस में जो बिहेवियर वहाँ पे वो एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन पर दोनों के ऊपर ये साइकोलॉजिस्ट एम्प्लॉय की वर्क कंडीशन, एम्प्लॉइज काम छोड़ के ना जाएं, ज्यादा छुट्टियां ना लें अपने काम से, और एम्प्लॉय को कैसे हमें सेलेक्ट, लाइक एम्प्लॉय को कैसे हमें जॉब पे रखना चाहिए, क्राइटेरिया डेवलप करने में। तो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट माइट रिकमेंड कि कंपनी जॉब मैनेजमेंट वजह से उसका सेल बढ़े, अच्छा हो ना। तो इस साइकोलॉजिस्ट का जो बैकग्राउंड होगा वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी से ज्यादा रहेगा। ठीक है।
3 और है, छोटा-सा है, फटाफट खत्म। एजुकेशनल साइकोलॉजी, वो डील करता है बच्चों के साथ, ये सारे एजेस के साथ है जो लोग लिखने वाले हैं। ऑल एजेस स्टडीज हाउ पीपल ऑफ ऑल एजेस, हर उम्र के लोग कैसे सीखते हैं, तो एजुकेट ये लोग जो है इंस्ट्रक्शनल मेथड डेवलप करते हैं, डेवलप करते हैं कि लोगों को ट्रेन कर सके एजुकेशन वर्क सेट। ठीक है, ये लोग सर्च भी करते हैं ऑन द ऑफ रेलेवेंट काउंसलिंग प्रॉब्लम। इससे एक रिलेटेड स्कूल साइकोलॉजी है जो ज़्यादा फोकस करती है ऑन, वो क्या करती है, वो भी स्कूल में एक कुछ प्रोग्राम्स डिजाइन करने में बच्चों का इंटेलेक्चुअल सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट का एकेडमिक नीड हो पाए, जो बच्चों को स्पेशल ज़्यादा ध्यान की जरूरत, उनके ऊपर भी ये प्रोग्राम उनको भी हेल्प कर सकते, हर चीज़ को ध्यान डेवलप किया जाता है। ठीक है, बाद आ जाता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो अगर तुम कभी भी कोई भी क्रिकेट मैच होता है, कोई भी स्पोर्ट्स का होता है टूर्नामेंट, वहाँ पे एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का काम है प्लेयर्स को मोटिवेट करना। कोई भी प्लेयर डीमोटिवेट को मोटिवेट करना, साइकोलॉजिकल है जिस प्लेयर्स हैं उनका परफॉर्मेंस हो सके, मोटिवेट। अभी ये ग्रो कर रहा है, बट है इंडिया में, बट अभी भी ग्रो कर रहा है। ठीक है? बाद और भी ब्रांचेस हैं साइकोलॉजी, पता होना चाहिए। में आता है स्पेस साइकोलॉजी है, इन सब के ऊपर रहती है, फॉरेंसिक हियरिंग है, मैनेजरियल है, कम्युनिटी साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन है, पॉलिटिकल है, और भी बहुत सारे। अगर मैं तुम कौन कौन सी ब्रांचेस हमें पता होनी चाहिए, कॉग्निटिव हाँ, बायोलॉजिकल हाँ, डेवलपमेंटल बिल्कुल, सोशल तो बिल्कुल, क्रॉस कल्चरल हाँ, एनवायरमेंटल पे हाँ, हेल्थ काउंसलिंग इम्पोर्टेंट है, और इंटर, ये जो दोनों को, इसमें तुम्हारा एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चन किया गया, कोई भी दो ब्रांच को तो या किसी एक ब्रांच का क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट डू यू बाय कॉग्निटिव साइकोलॉजी एज अ ब्रांच ऑफ एज अ एज वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ, कोई भी एक ब्रांच मार्क या 4 मार्क को एक एक्सप्लेन आ सकता क्वेश्चन, मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया इससे। ठीक है, साथ अपन लोग ने आज साइकोलॉजी का कैसे का डेवलपमेंट कैसे हुआ, साइकोलॉजी डेवलप हुई, और साइकोलॉजी की ब्रांचेस ने उसको समझ लिया है। फाइनली होपफुली अगले अगले दो क्लास में, अगली क्लास में होपफुली ये लेक्चर खत्म कर दूंगी, और एक और क्लास मुझे लगेगी जहाँ पर मैं तुम्हारा ये सारा जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो डिस्कस करूंगी, और इससे रिलेटेड ये देख लो ना टर्म्स, तो हम एक बार डिस्कस, मैंने ग्लॉसरी बनाई है, चैप्टर वाइज बनाई है, तो मैं तुम्हें बताऊंगी क्यों ग्लॉसरी हमारा एक या दो एमसीक्यू क्वेश्चन गारंटीड है, आएगा ही आएगा। ठीक है जी, तो अपन लोग का दो और लेक्चर था, उसके बाद इस चैप्टर की पूरी तरीके से मैं तुम्हें प्रैक्टिस आंसर्स उसमें ये तुम उसको एक बार पढ़ लेना, समझ लेना, बना लेना, सॉल्व कर लेना। तो इसी के साथ हमारा आज का चौथा लेक्चर भी खत्म होता है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा ये सब जितना पढ़ाया है। एक बार टाइम मिले तो पढ़ लेना, इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है, इसको ओवरलुक मत करना। चैप्टर में दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी में आज मैंने पढ़ाया, एक ही डेवलपमेंटल ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, और तीसरा ये एबिलिटी चैप्टर की इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा यहाँ यहीं बन के आते हैं। एक दो एस्पेक्ट और है जहाँ से क्वेश्चंस बन के आते हैं, बट उसकी फिक्र मत नहीं करो, वो मैं चैप्टर वाइज सब
अभी मैंने जितना तुम्हें पढ़ाया है, अभी तक की 4 क्लासेस में मैंने अभी तक तुम्हें जितना पढ़ा दिया है, सबको तुम एक बार अच्छे से रिवाइज़ करोगे। कोई भी डाउट होगा, कोई भी मसला होगा, तुम मुझे या तो मेल करोगे या तो तुम इंस्टा पे करोगे, कुछ भी करोगे या कमेंट सेक्शन में आके कमेंट सेक्शन में देना वीडियो, मैं वहाँ पे भी पढ़ लूँगी। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। तुम सामने से पूछो तभी मैं तुम्हारी हेल्प, ठीक है? तो बिना किसी हेजिटेशन, बिना किसी के पास आना, बात कर लेना, मेरे से मुझे मेल कर देना। अगर तुम्हें कमेंट में नहीं बताना, तो तुम मुझे मेल भी कर सकते हो। मुझे इंस्टा पे भी मैसेज आईडी और माइंड शास्त्र की आईडी और मेल आईडी, इंस्टा मतलब सॉरी, माइंड शास्त्र और मेरी इंस्टा और मेल आईडी दोनों में जो लगे आसान तुम मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है? और हाँ, एक और चीज़, कभी भी ये मत समझना, यार ये डाउट मुझे कैसे आता है? ये भी कोई डाउट होता है। डाउट रेलेवेंट होता है और डाउट तुम्हें तब होता है जब तुम चीज़ों को पढ़ते हो। अगर तुम चीज़ें नहीं पढ़ोगे, तुमको नहीं समझ में आएगी, तभी तो तुम्हें डाउट होगा। तो तुम्हें समझ में आया वही तो डाउट है तुम्हें, ना? तो अगर तुम ये भी बोलोगे कि स्ट्रक्चरलिज्म के फादर विलियम वुंट है क्या? हाँ, और अगर तुम्हें अभी भी वो समझ में नहीं आया, तुम मुझे बोलोगे, मैं तुम्हें अकेले वो कॉल पे ऐसे वन ऑन वन भी मैं तुम्हें समझा सकती हूँ। ठीक है? उसके कोई डाउट, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई मसला नहीं। बस तुम प्रोएक्टिवली पढ़ो, तुम प्रोएक्टिवली अप्रोच करो कि हाँ दीदी मैं आ गया, मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तुम्हारी दीदी को कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे मेल करो, इंस्टा पे मैसेज करो मुझे, ठीक है जी? मैं अपने बच्चों के साथ, मैं अपने छोटे भाई-बहन, ठीक है? तो मैं अपने भाई-बहनों के लिए नहीं, ठीक है? मैं तुम्हें बच्चे भी बुलाती हूँ, मैं बुलाती हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है। और जभी भी मेरे कोई भी ये दर्द में हो, मैं उनके लिए करने के लिए जस्ट मतलब ये समझ लो, एक बहुत छोटा-सा तुम्हारे लिए प्यार मेरा दिखता है। तकलीफ है, कर दो, कोई भी तकलीफ है, यहाँ पे कमेंट में डाल दो। मुझे जहाँ पे भी तुम्हारा कोई भी डाउट मिलेगा, मैं तुम्हें कुछ कर दूँगी, ठीक है? पढ़ाई से रिलेटेड डाउट है, पढ़ाई के अलावा कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, आई एम ऑलवेज़ ओपन, आई एम ऑलवेज़ देयर फॉर यू, ऑलवेज़ अवेलेबल, ओके? तो इसी के साथ हम लोग की आज की चौथी क्लास की समाप्ति। अब हम लोग 5वीं क्लास में मिलेंगे, जहाँ पर मैं होप चैप्टर खत्म कर नहीं पाया, डोंट वरी, छठा जो पार्ट होगा इस चैप्टर का, निश्चित चैप्टर खत्म, मैं इस चैप्टर को और लंबा नहीं, फिर हम लोग सेकंड लेक्चर से बात करेंगे। इसी के साथ आज मैं आप लोगों से अलविदा लेती, आई होप तुम लोग मैं बहुत आई रियली बहुत सारा ध्यान रखोगे और अपना ध्यान रखो, बहुत सारा प्यार, बहुत सारे हैप्पी वाइब्स, है ना? तो टेक केयर एंड